गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आज हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या क्या शक्तियां हैं और इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। तो देखिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो शक्तियाँ हैं, सबसे महत्वपूर्ण पहली जो शक्ति है जिसको हम कह सकते हैं मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, 3 नामों से जाना जाता है, जो चाहे आप प्रयोग कर सकते हो। मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, हमारे भारत की जो सर्वोच्च अदालत है वो एक ही है और इसका पूरा कार्य क्षेत्र हमारा संपूर्ण भारतवर्ष है। संपूर्ण भारतीय भौगोलिक क्षेत्र तक इसकी कार्य क्षेत्र है, उसका क्षेत्राधिकार है। अब आप कल्पना करिए कि अगर भारत सरकार का, हमारी संघ सरकार का किसी राज्य की सरकार से विवाद हो जाए या राज्य सरकारों का आपस में राज्य सरकारों से विवाद हो जाए, तब फिर उनको कौन सुलझाने का काम करेगा, कौन क्या करेगा, ये समझना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप देखिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी कार्य है उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख जो पहला कार्य है वो है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखिए, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 3 तरह की सुनवाई करता है। कितने तरह की? 3 तरह की सुनवाई करता है। एक एक करके मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। पहली सुनवाई क्या करता है कि ऐसा कोई विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक राज्य भी हो सकता है और एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो सकती है ना। तो सोचो आप कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारों के मध्य कोई विवाद है, उसको सुलझाने का, उसका समाधान करने का काम कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ये है। अर्थात पहला मामला है कि अगर ऐसा कोई विवाद है जो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारों के मध्य है, तो उस विवाद की सुनवाई कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो पहला समझ में आ गया, भारत सरकार वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें, ये पहला। कई बार ऐसा होता है कि भारत सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है, राज्यों के मध्य विवाद हो जाते, राज्यों के मध्य विवाद हो जाते। जैसे एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं तो दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं। समझे आप? जैसे राज्यों के कुछ सीमा विवाद है, जल विवाद है और भी किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कावेरी जल विवाद का है, हमारा ये पंजाब हरियाणा राजस्थान का इंदिरा नहर परियोजना का है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इस प्रकार से आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का नर्मदा नहर परियोजना का है। ऐसे कई अपन को एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद दिखाई देते हैं, तो इन विवादों का सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस एक या अधिक से राज्य, इनका भी मतलब राज्यों का आपस में कोई विवाद होता है तो उसकी भी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। एक तीसरा विकल्प और होता है कि भारत सरकार अर्थात हमारी केंद्र सरकार
केंद्र सरकार के साथ साथ कुछ और राज्य सहमत होते हैं, यानी अकेली केंद्र सरकार नहीं होती है, अकेली भारत सरकार नहीं होती है, भारत सरकार के साथ कुछ और राज्य होते हैं। ये भारत सरकार और कुछ राज्य मिलकर किसी और अन्य राज्य से कोई अन्य राज्य में एक भी राज्य हो सकता है और एक से अधिक राज्य भी हो सकता है, तो ये राज्य मिलकर भी हमसे कोई विवाद होता है तो उसकी भी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हमने 3 विवाद देखे। पहला कि हमारी जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि ऐसे विवाद जो भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य हो, या एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारों के मध्य कोई विवाद है, ऐसे राज्यों की सुनवाई, ऐसे मामलों की सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर तीसरा है कि भारत सरकार और भारत सरकार के साथ एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य, तो इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? भारत का माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आई? बिल्कुल आसान है। ये है हमारा मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बात समझ में आ गई स्पष्ट तरीके से, किसी प्रकार का हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 3 प्रकार के विवाद है जिसका हमने देखा है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, आपने जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकारों को पढ़ते पढ़ते हमने हमारे 6 मूल अधिकार पढ़े, उसमें आपने देखा होगा हमारा एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि जब हमारे मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करे या हमसे वंचित करे तो हम हमारे मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जाते हैं। ये तो आप सभी ने पढ़ा कि जब हम न्यायालय की शरण में जाते हैं तब हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद 32 के तहत ये रीटें जारी करता है अपने मौलिक अधिकारों के लिए। तो देखिए 5 प्रकार की रीटें जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इनके माध्यम से ये सब रीट जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यह भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट है वो इन जो 5 प्रकार की रीटें हैं किस प्रकार से जारी करते हैं। देखो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात जिसको बंदी बनाया है उसका प्रत्यक्षीकरण, यानी उसको सामने लाओ, उसको पेश करो। यानी ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों को विचार कर सके। अगर यदि उसको बंदी बनाया जाने का कारण सही है या गलत है, इन सभी कारणों की जानकारी के लिए वो बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से रीट जारी करता है। अगला है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, ये कहलाता है परमादेश। अगला है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि इस मामले में अपने ये कार्रवाई न करें क्योंकि मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। अगला है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अर्थात जो अधीनस्थ लोअर कोर्ट है उनके पास जो भी लंबित मामले हैं उनका न्याय निर्णय के लिए किसके पास, उसके ऊपर का जो न्यायालय है उसमें उसको प्रेषित करें। 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का उससे कोई वैधानिक अधिकार है ही नहीं, फिर भी काम कर रहा है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है वह कार्य नहीं कर पाता है। तो ये 5 प्रकार की रीटें जारी करके ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ये हो गई रीट आधिकारिता। अगला है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कार्य अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपील करने का अधिकार। हम सब भारतीय नागरिकों को यह अधिकार मिला हुआ है कि जितने भी अलग अलग मामले हैं या विषय हैं उनसे जुड़े अपीलें
किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो देखिए, इन अपीलीय क्षेत्राधिकारों में हम देखते हैं सबसे पहले संवैधानिक विषयों से जो जुड़ी अपील है, अर्थात संवैधानिक से कोई या संविधान से संबंधित कोई मामला है तो उससे कोई अपीलें होती है तो वो किस प्रकार से अपील की जा सकती है। तो देखिए, पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दें कि विवाद में समाज संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कुछ सार में प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या अंतर्निहित है। देखो, डायरेक्ट हम नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। हमें अगर हाई कोर्ट में किसी प्रकार से कोई मामला चल रहा है और यदि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है या संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई ऐसा सार में प्रश्न अंतर्निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब ये यहाँ पर कानून का सार में प्रश्न या विधि का सारवान प्रश्न, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद हो तथा उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय न दिया गया हो तो फिर हाईकोर्ट उसको प्रेषित करता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में किसी हाईकोर्ट के निर्णय का विपरीत निर्णय दिया हो तो भी हाईकोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट भेजता है। इस प्रकार से ये विधि के सारमय या सारवान प्रश्नों के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से कोई संविधान से जुड़ी कोई व्याख्या है तो वो हम संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगला है सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। सिविल, देखिए, इसमें संपत्ति है, विवाह है, उत्तराधिकार है, इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो सब सिविल मामलों में जाने जाते हैं। तो इसके तहत क्या होता है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सभी दीवानी मामलों की अपील की जाती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा ये प्रमाणित किया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कुछ सार में प्रश्न है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इस पर व्याख्या करने की अति आवश्यकता है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। तीसरा है फौजदारी। फौजदारी यानी क्रिमिनल, आपराधिक मामलों में जो अपील की जाती है वो इससे संबंधित है। देखो, इसमें क्या क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को प्राणदंड है, मृत्युदंड है, इस प्रकार से, तो वो अपने ऊपरी अदालत में वो उसको अधिकार है कि वो अपील करे। यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उससे मृत्युदंड दे दिया हो, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो तो भी उसको अपील करने का अधिकार है। या फिर उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारक अपने पास मंगवा कर अभियुक्त को प्राणदंड दे दिया हो, या फिर अगर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार करने योग्य है तो भी अपील की जा सकती है। तीन आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगली है चौथी, विशेष अनुमति की अपीलें। यानी इसके तहत उपरोक्त तीनों के अलावा, यानी संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील, सिविल मामलों से जुड़ी अपील, फौजदारी मामलों से जुड़ी अपील के अलावा और कोई किसी प्रकार की कोई विशिष्ट परिस्थिति बन गई है, इसके तहत किसी भी न्यायालय में या अधिकरण या ट्रिब्यूनल में निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये चार प्रकार की अपील हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो की जाती है उसके बारे में हमने देखा। अगला है सलाहकारी अधिकारिता। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसमें क्या है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है, किसको? राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है, तो ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। बात समझ में आई? कहने के तात्पर्य, यदि हमारी कार्यपालिका डायरेक्ट नहीं पूछ सकती, वो राष्ट्रपति के माध्यम से पूछेगी सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा कोई विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है, तो उस पर्टिकुलर प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से ये राय लेगी कि वह इस मामले में अपनी जो भी ठीक समझते वो अपनी राय प्रदान करें, अपनी सलाह प्रदान करें। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की सलाह लेनी हो तो इसके माध्यम से वो ले सकते हैं, मार्फत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब तक कई मामलों में हमारे सुप्रीम कोर्ट से
राष्ट्रपति के माध्यम से सलाह ली गई है। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी सलाह दी गई है वो बाध्यकारी नहीं है कि आपको मानना ही है, ये बात आपको स्पष्ट समझना है। लेकिन कई बार ऐसे कुछ राजनीतिक प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर देता है कि हम ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। इस प्रकार से लास्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये स्पष्ट करता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये स्पष्ट करता है। इसमें क्या है, देखिए, अभिलेख यानी एक प्रकार का रिकॉर्ड, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय आए हैं, आदेश हैं, निर्देश हैं आदि स्थायी स्मृति के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त कर सके। प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वे अभिलेख न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को विधि माने। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपने डिसीजन दिए हैं, जो भी ऑर्डर हैं, जो भी डायरेक्शन है, इनको हमेशा के लिए स्थायी तौर पर सुरक्षित रखे जाएंगे तथा इन सभी को जितने भी लोअर कोर्ट हैं वो अपने पूर्व उदाहरणों के रूप में समक्ष रखकर अपने जो भी फैसले हैं वो उसके अकॉर्डिंग करें। ठीक है, ये कहलाता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, ये होगी हमारे सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण शक्तियाँ। तो देखिए, हमने सबसे पहले मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में समझा, जिसमें ऐसे विवाद जो भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य हो, या एक से अधिक राज्यों वर्सेस एक या एक से अधिक राज्यों से संबंधित विवाद हो, या ऐसा विवाद जो भारत सरकार के साथ कुछ और राज्य मिलकर किसी अन्य राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, तो ये मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। अगला है रीट अधिकारिता, जिसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। और तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें 4 प्रकार की अपीलें की जाती है: संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें, फौजदारी मामलों से जुड़ी अपीलें और विशेष अनुमति की अपीलें। चौथा कार्य है सलाहकारी अधिकारिता, अर्थात हमारे कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति के मार्फत अनुच्छेद 143 के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का विधि या तथ्य का कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में जानकारी ले सकती है, सलाह ले सकती है, ये है। और 5वां है अभिलेख न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय, आदेश, निर्देश हैं उनको सुरक्षित स्मृति में रखे जाएंगे और वो सभी जितने भी लोअर कोर्ट हैं उनके पूर्व उदाहरणों के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि जब भी अपना न्याय निर्णय करें तब उसमें उन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में सामने रखकर न्याय प्रदान करें। तो ये होगी हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार एवं महत्वपूर्ण शक्तियाँ।